2025 में ये जो दौरा है वो 5वीं बार होगा, यानी कि इस चुनावी साल में लगातार बैक टू बैक जो दौरा है वो राहुल गांधी का हो रहा है। बता दें कि अब इस बार छठी बार ये दौरा होगा जब 6 जून को बिहार पहुंचेंगे। इससे पहले 5 दौरे राहुल गांधी कर चुके हैं और ये छठा दौरा 6 जून को होगा। नालंदा में सम्मेलन राहुल गांधी करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से संवाद होगा और बता दें कि यह राहुल गांधी का छठी बार दौरा होगा। अब देखिए राहुल गांधी की इस दौरे को लेकर के सियासत जो है वो गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की नकल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। अशोक जी, नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में 6 जून को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन भी करेंगे। अरे अच्छा है, सब कुछ जाता ही है। इसमें कोई थोड़ी है कि राहुल गांधी पहली बार नालंदा जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं, तो बड़ी बात नहीं है, नथिंग न्यू। लेकिन राहुल गांधी का नालंदा जाना कई तरह के संकेत कर देता है। तो नहीं कहा, संकेत क्या करेगा, संकेत सबको सब जगह जाता है। और हमारे लिए नीतीश जी का गृह जिला है, तो नेचुरली सब लीडर चाहते हैं हम अपनी जाके अपनी बात को वहाँ पर कहें, कोई फर्क पड़ना थोड़ी है कोई। देखिए, बिहार बार बार आने से राहुल गांधी जी को हमको नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को समय दे रहे हैं, बिहार बार बार आ रहे हैं, तो इनको लगता है कि हमको पीछे से जाना चाहिए। कि नकल करते तो नकल से अकल नहीं बढ़ने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जहां तक आप बात करें नालंदा जाने का, तो नालंदा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर जाए कि उनका पैर पकड़े, एक भी अति पिछड़ा उनके पास जाने वाला नहीं है। सिंधु जल समझौता निलंबन के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद वहां जो पाकिस्तान के नेता है वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जलस्तर है वो कितना कम हो चुका है और पानी की संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। बता दें कि सिंध ट्रेड फेडरेशन के महासचिव नासिर मंसूर ने माना है कि समझौते के ठप पड़ने से पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार जलस्तर रिकॉर्ड तौर पर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना के सीनियर जनरल साहिर शमसाद मिर्जा ने भी पाकिस्तानी सेना के सीनियर इस मसले पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इन बयानों से साफ है कि अब जल संकट ने पाकिस्तान को हिला दिया है। मैं अगर कहीं और भी रह रहा होता, मैं तब भी यही बात कहता कि दरिया सिंध का पानी चोरी किया जाएगा। और ये पहले भी कालाबाग डैम के नाम पे ये एक्स आर्मी ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर्स के लिए चोलिस्तान में इसी इलाके में जमीनें ली जाती थी और कहा गया था कि कालाबाग डैम से पानी जाएगा। जब सिंध में लोग उसके खिलाफ लड़े, मास मूवमेंट हुई, तो ये 10, 12, 15 साल खामोश हो गए। दोबारा ये वही है, ये कालाबाग डैम की एक दीगर दूसरी शक्ल है, वो ये कि पानी हमारा ही चोरी होगा। और देखिए, भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान भी इस बात को लेकर के डरा सहमा हुआ है और खुद पाकिस्तानी नेता ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है तो पूरे पाकिस्तान में इसका असर दिखाई पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल साहिर शमसाद मिर्जा ने माना है कि भारत की ओर से हुई सीमित सैन्य कार्रवाई ने पूरे देश को हिला दिया है। मिर्जा का कहना है कि अगली बार अगर भारत ने हमला किया तो उसका असर पूरे पाकिस्तान में महसूस होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण है। और देखिए, सीज फायर को लेकर के कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसी में से कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ भी कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। एक कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का आपको बयान सुनाते हैं। The DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop. But for several hours after we had said that we will stop, and we then didn't send any further attacks on them, the shelling across the border and across the line of control continued. For at least 3-4 hours there were violations of the ceasefire once again when the shelling continued, making it very clear that in Pakistan nobody seems to be in control. Was an attempt to devastate the tourism economy of
of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as well as an evil design to sowing religious discord. The barbarity of the killings required an exemplary response, which was delivered by destroying terrorist command centers, especially in Bhabalpur and Muridke. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response. अब बात कोरोना की करते हैं तो बिहार में अब कोरोना पांव पसार रहा है। सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो यहां से 13 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इस जो वेरिएंट से इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जो संक्रमित भी हो रहे हैं वो काफी जल्द ठीक हो जा रहे हैं और उन्हें ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं पड़ रही है। बता दें कि एम्स के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है जिनमें कोविड की पुष्टि हुई है। पटना के सिविल सर्जन की माने तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार देश में 2 नए सब वेरिएंट NB.1.8.1 और 11.7 की पहचान हुई है, लेकिन यह वायरस काफी कमजोर है और मरीज पॉजिटिव होने के बाद भी तुरंत ठीक हो जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ रहा है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अलर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में सभी डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को कि जो भी नए मरीज आएंगे उन्हें चिन्हित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? हम लोगों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और अभी जो भी हमारे पास 13 केसों की जानकारी है पटना का, तो सबसे पहला केस तो पारस के लिए था, उसमें 1 केस पॉजिटिव आया था उनके यहाँ। फिर हम लोगों के यहाँ 4 केस के बारे में जानकारी एम्स पटना से मिली। फिर प्राइवेटली ट्रीटमेंट में 3 सरल पैथ लैब से टेस्ट पॉजिटिव का खबर आया और 3 लाल पैथ लैब के खबर से ऐसे करके है। लेकिन ये सारे पेशेंट बहुत मामूली खांसी बुखार, जैसा कि प्रायः बोलचाल में इन्फ्लुएंजा हम लोग बोलते हैं या सीजनल बुखार बोलते हैं, तो उसी तरह के सिम्टम्स को लेकर आए थे और उनका टेस्ट किया गया, ये लोग पॉजिटिव आए। ऐसा नहीं कि किसी में कोई घातक सिम्टम था। और देखिए भागलपुर सदर अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इस सदर अस्पताल में 10 बेड का एक कोविड वार्ड बनाया गया है जहां पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, दवाइयां हैं और मरीज अगर पहुंचेंगे कोविड संक्रमित तो उनका बेहतर तरीके से यहां पर इलाज किया जा सकेगा। भागलपुर सदर अस्पताल का जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव फैलाने लगा है। बिहार में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के सभी अस्पताल अलर्ट में है, खासकर सदर अस्पताल और JLNM-CH को अलर्ट मोड में रखा गया है। और एक बार फिर से जो कोरोना जांच की प्रक्रिया है उसको अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। सदर अस्पताल में ये देखिए कोविड जांच केंद्र जो है वो फिर से खुल गया है और काउंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अगर किसी भी मरीज में किसी भी तरह की लक्षण पाए जाते हैं तो सबसे पहले जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? हमारी तैयारी है अभी पूरी कर ली गई है। जैसे 8 बेड का हम लोगों ने अभी अपडेट करके रखा है। जांच के लिए हम लोगों ने कोविड टेस्ट खोल के रखा है। RT-PCR की जांच की व्यवस्था हमारे पास है। एंटीजन किट है नहीं अभी हमारे पास, ठीक है। तो RT-PCR के लिए अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस आता है तो उसका हम सैंपल लेकर के मायागंज के लिए भेजेंगे। उसके बाद अगर पुष्टि होती है तो तब हम भर्ती करेंगे उनको। आगे की प्रक्रिया चल रहेगी। चलिए देख लीजिए, ये एक बार फिर से जो कोरोना जांच केंद्र है वो खुल गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो गई है और किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं तो RT-PCR के जरिए जांच की जाएगी और जांच में पुष्टि होने के बाद फिर उसे एडमिट किया जाएगा। फिलहाल जिले में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। 4 जून को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बाढ़ में अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अस्पताल की अगर बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है जहां आधुनिक तौर तरीके से यहां पर
मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। बता दें कि 24 करोड़ 70 लाख की लागत से 100 बेड का अस्पताल बना है। 6.5 एकड़ में बने इस अस्पताल के निर्माण में 18 महीने का समय लगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल के बनने से मरीजों को इलाज में काफी सुविधा मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। 4 जून को बाढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़, इसका उद्घाटन 4 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करने जा रहे हैं। ये 100 बेड का अस्पताल अति आधुनिक तरीके से बनाया गया है और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक मरीज को चाहिए। 4 जून को स्वास्थ्य मंत्री का पत्र जो जारी हुआ है कि 4 जून को सुबह 10 बजे इस आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। लगभग 6.5 एकड़ में 24.5 करोड़ की लागत से ये अस्पताल का निर्माण हुआ है और बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल लगा है। अब तक जो पुराना अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ था वो रेफरल अस्पताल के नाम से जानते थे। यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये नए अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण होने के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में